ये कहानी है एक टीएसए ऑफिसर की जिसकी बीवी के पीछे एक स्नाइपर पड़ा हुआ है। टीएसए यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इस एजेंसी को 2001 में 9/11 आतंकी हमलों के बाद बनाया गया था ताकि विमान सुरक्षा को सख्त किया जा सके और यात्री तथा विमान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में ये आतंकी अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे? आखिर उनका असली मकसद क्या है? क्रिसमस से एक रात पहले हम एक फर्म को देखते हैं जहां पर क्रिसमस ट्री की भारी छूट चल रही थी। इतने में एक शख्स येलो टैक्सी से वहां उतरा। उसने सर पे हैट, हाथ में बैग और ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी थी। वो जाकर इस फर्म के मालिक से मिला। उसके पास गन भी था। वे दोनों एक दूसरे से परिचित थे। इस हैट वाले का कुछ अवैध सामान था जिसे इस शहर में लाने में फर्म के मालिक को बड़े पापड़ बेलने पड़े। पुलिस वालों को डबल रिश्वत देना पड़ा। हालांकि उसने हैट वाले का काम कर दिया था। पैसे देखने के बाद उसने एक कार की चाबी दी जिसके डिक्की में उसका सामान था। जैसे ही फर्म के मालिक ने अपने नाक को छुआ, उसके इंटरनल ऑर्गन सेकेंडों में डैमेज हो गए। दरअसल नोटों की गड्डियों में इस अनजान हैट वाले ने कोई खतरनाक केमिकल लगा रखा था। फर्म का मालिक क्षण भर में वही गिरकर मर गया। इस हैट वाले ने फर्म के दूसरे शख्स को भी मार डाला। फिर कार की चाबी संभाल कर उठाया, सारे सबूत मिटाए और कार से सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो लिया। दूसरी तरफ हम एक नौजवान कपल को देखते हैं जिनके बीच काफी प्यार था। वे कुछ महीनों में पेरेंट्स भी बनने वाले थे। प्रेगनेंसी में किन बातों का ख्याल, उनके बेबी का क्या नाम होगा, यही सब बातें करते हुए वे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही दोनों सेम कंपनी लैक्स में जॉब करते थे। उनके रिलेशनशिप को आज 3 साल हो गए। 3 साल पहले जब वो पहली बार मिले थे, ईथन पुलिस अकेडमी की तैयारी करता था। फिर उसे नोरा से प्यार हुआ, जिसके बाद ही उसने नोरा के कंपनी में जॉब लिया था। यही कुछ इनकी लव स्टोरी थी। कंपनी पहुंचकर नोरा अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल गई। मतलब दोनों एक ही कंपनी के लिए काम तो करते थे, पर उनका डिपार्टमेंट अलग अलग था। इतने में वो मिस्टीरियस हैट वाला बंदा ईथन की ऐसी तैसी करके चला गया। इन सब में उलझकर ईथन को टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। हमेशा की तरह वो आज भी मीटिंग में लेट पहुंचा, जहां पर उसके बॉस सरकोव्स्की सभी सहकर्मियों को समझा रहे थे। उनका एक ही नारा था, लाइन कभी रुके नहीं, सुरक्षा कभी चुके नहीं। यही 2 इंपॉर्टेंट काम थे जिनको उन्हें बखूबी करना था। वैसे भी आज ज्यादा सरदर्दी थी। क्रिसमस के चलते आज इस एयरपोर्ट से 2 लाख यात्री यात्रा करने वाले थे। इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स में एक रैपर भी था जो मौका मिलते ही अपने नए एल्बम का सहकर्मियों से प्रचार करने में जुट गया। उसका नाम था एडी, जिसके रैप सबके लिए सिरदर्द थे। जब भी मौका मिलता सहकर्मियों को अपना रैप सुनाकर पकाते रहता था। ये है जेसन नोबेल, जो ज्वाइन तो एडी से 2 महीने बाद में हुआ था, लेकिन उसे प्रमोशन एडी से पहले मिल गई थी। वो भी 2 प्रमोशन, जबकि एडी उसी पोजीशन पर 3 साल से लटका हुआ है। असल में एडी को यहाँ काम करने में मन नहीं लगता था। जब देखो लेट आता था, काम भी ठीक से नहीं करता था। अब जब बाप बनने वाला है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो उसको भी प्रमोशन चाहिए। इसको लेकर वो सार्कोव्स्की के पीछे पड़ गया। उसकी स्पीच पढ़ वो हंस पड़े कि मजाक तो नहीं कर रहे। उस जैसे ढीले ऑफिसर को भला वो प्रमोशन क्यों दे? ईथन सोच में पड़ गया, क्योंकि इस साल प्रमोशन नहीं मिला तो फिर 12 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। इसीलिए दोबारा कोशिश किया। अपनी गलती माना कि अब से वो लेट नहीं आएगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा, बस एक दफा उसे मौका चाहिए। सार्कोव्स्की मान गए, लेकिन आज स्कैनर मशीन पर सभी सीनियर्स के नाम लिस्ट हो चुके थे। अगले दिन से देखा जाएगा। उसका दोस्त जेसन वहीं पर था। उसने उसके लिए अपनी जगह छोड़ दी, क्योंकि क्या पता कल को सार्कोव्स्की का मूड चेंज हो जाए। ईथन को यह मौका मिला है तो हाथ से जाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो अच्छी दोस्ती का परिचय दे रहा था। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जिस पर रेडी टेडीज रूफ टाइल लिखा था। उसका जो ड्राइवर था, भाई साहब, उसने किसी आदमी को वैन के अंदर कैद कर रखा था। डर के मारे उस आदमी की हालत खराब थी। ये जो भी था देखने से प्रोफेशनल लग रहा था। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में अवैध चीजें लाने के बावजूद उसके चेहरे पर एक सिकम तक नहीं थे। यही नहीं, वैन के अंदर उसने हैकिंग का पूरा सिस्टम लगा रखा था। ये चश्मिश इतना काबिल था कि महज चंद कोड टाइप करके चुटकियों में एयरपोर्ट के कैमरे हैक कर लिया। वे क्रिसमस ईव पर यात्रियों के लिए कुछ तो बड़ा तोहफा लेकर आए थे। वही एक गुड न्यूज ईथन के पत्नी के लिए भी था। काम के साथ साथ वे एक दूसरे से मैसेज के जरिए बातचीत भी कर लिया करते थे। वो गुड न्यूज क्या है, नोरा इसके लिए काफी एक्साइटेड थी। इसके बाद सभी कर्मचारी अपने अपने ड्यूटी पर लग गए। एयरपोर्ट पुलिस लायनल विलियम्स ईथन के लिए काफी खुश थे। नए ओहदे के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलते गए। ईथन भी चौड़ में था, मानो आज उसने कोई जंग जीत ली हो। उधर वो अनजान ब्लैक हैट वाला दिन के नए शिफ्ट के इंतजार में ही था।
वे एक साथ 3 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, एक एयरपोर्ट के अंदर, दूसरा पार्किंग में, तो वही तीसरा जेसन के घर पर दस्तक दे चुका था। वे जेसन के फैमिली को टारगेट करने वाले थे ताकि अपना काम निकलवाने के लिए उसे मजबूर कर सके। तभी चश्मिश को उनके टारगेट की जगह कोई और बंदा दिखा। एक पल में इनके प्लान की ऐसी तैसी हो गई। हालांकि ब्लैक हैट वाला बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने इस नए लड़के की कुंडली निकलवाई। ईथन के यूनिफॉर्म पर उसका पूरा नाम लिखा था, जिसके जरिए उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। वो 10वीं में एथलीट था, पिछले 3 साल से टीएसए के साथ है, लाइफ में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, मतलब वो इनके लिए परफेक्ट चॉइस था। उसका घर भी जेसन के घर से 5 मिनट की ही दूरी पर था। ब्लैक हैट ने तुरंत प्लान बदल दिया। उसने अपने तीसरे आदमी को ईथन के घर रवाना किया। किसी भी हाल में उन्हें ये काम आज ही पूरा करना था। इधर ईथन लगन से यात्रियों के सामान वगैरह स्कैन कर रहा था। तभी एक लड़की को उसके सामान में एक ईयरबड मिला जो उसका नहीं था। इसे वो ईथन को देती गई। ईयरबड हाथ में लेते ही उसे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि इसे दाहिने कान में अभी लगाओ। उसने वैसा ही किया। उधर से कोई अनजान आदमी बोल रहा था जिसकी आवाज काफी भारी थी। तो कैसे हो ईथन, अब ध्यान से सुनो। हो सकता है कि आज का दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे डराव दिन बन जाए, पर अगर समझदारी से काम लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ईथन को लगा कि क्रिसमस पर एडी उससे आवाज भारी करके मजाक कर रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। एडी तुमसे कुछ ही दूरी पर अपने काम में लगा है, तो फालतू की बकवास छोड़ो, वरना इसमें नोरा भी घसीटी जाएगी। उन्हें ये भी पता है कि वो हाल में प्रमोशन लेकर नॉर्थ विंड की मैनेजर बनी है। उधर से ब्लैक हैट का तीसरा आदमी ईथन की सारी जानकारी निकालकर ब्लैक हैट को दे रहा था। तुम्हारी पत्नी नोरी प्रेग्नेंट है और तुम नहीं चाहोगे कि उसको कुछ हो, इसीलिए कुछ होशियारी मत करना। तो डील ये है कि एक बैग के बदले एक जिंदगी। उनका एक आदमी कुछ देर में उसके स्कैनर से एक बैग लेकर गुजरेगा जिसमें डायमंड है, बस उसे जाने देना है। वैसे ये काम वो जेसन नोबल से करवाने वाले थे, पर लगता है कि उसकी किस्मत उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी जो उसकी जगह तुम फंस गए। ईथन उसकी गिदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं था। वो पुलिस को कॉल लगा रहा है। ब्लैक हैट ने तुरंत वार्न किया कि फोन काट दो वरना नोरा गई काम से। फिलहाल उसका सर उनके एक स्नाइपर के निशाने पर है। आखिरकार ईथन डर गया और उनके कहे मुताबिक फोन को डेस्क में लॉक कराया। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव एलेना कोल को देखते हैं जो रात को फर्म पर हुए मर्डर्स की तहकीकात करने जा रही थी। पता चला कि पूरा फर्म जलकर खाक हो चुका था। जो 2 लोग मरे वो चाचा भतीजा थे। भतीजा गोली लगने से मरा था, जबकि फर्म के मालिक की मौत अभी भी उनके लिए रहस्य बना हुआ था। ये उनकी कुछ चीजें थीं। कलाई की घड़ी खोलने पर उसमें एक स्पाई डिवाइस मिला। इस क्रिकेट नामक डिवाइस के अंदर 72 घंटे की रिकॉर्डिंग करने की क्षमता है। शायद इससे उनको कुछ जानकारी मिल सके। हालांकि ये जला हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। डिटेक्टिव एलेना इसे फौरन अपने सहकर्मी के पास ले गई, जिससे पता चला कि ये फर्म वाला बंदा हथियार तस्कर था। ज्यादातर रसियन को हथियार सप्लाई करता था। इसी के चलते एटीएफ इसकी जासूसी करने के लिए उसकी घड़ी में स्पाई डिवाइस लगाए थे। बात करें एटीएफ की तो ये अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के तहत काम करती है। इसका मुख्य कार्य शराब, तंबाकू और विस्फोटक सामग्री से संबंधित अपराधों की जांच करना, उनके व्यापार को नियंत्रित करना और उनकी अवैध गतिविधियों को रोकना है। शायद इस बार वो बंदा कुछ घातक चीज कर रहा था, इसीलिए एटीएफ उसकी जासूसी कर रही थी। कायल ने इस डिवाइस से कुछ रिकॉर्डिंग भी रिकवर किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल खराब था। इधर एयरपोर्ट पर ईथन के सभी सहकर्मी मजे से काम में लगे थे, तो वही उसके चेहरे पर 12 बजे थे, जो इनके काम के लिए रिस्की हो सकता था। इसीलिए ब्लैक हैट उससे उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछना शुरू किया ताकि ईथन नॉर्मल हो सके। बातों ही बातों में ईथन ने उसके स्नैक्स खाने की आवाज सुना। यही नहीं, उसके माइक्रोफोन से फ्लाइट के अलाउंस की आवाज तथा बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। हो ना हो वो आस पास ही है। ईथन चारों तरफ नजर दौड़ाया तो कैफेटेरिया में उसे एक आदमी दिखा जो कुछ खाते खाते फोन पर बात कर रहा था। शायद ये वही है। इतने में ईथन को एक लड़के के सामान में कुछ मिला। उसने तुरंत उसके बोर्डिंग पास को करने के लिए टीएसओ चेक पॉइंट के पुलिस ऑफिसर को बुला लिया। वो ऑफिसर बोर्डिंग पास पर एक नजर डाले और उसे लेकर आगे बढ़ गए। तब तक वो अनजान व्यक्ति अपनी जगह बदल चुका था। अचानक वो पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके अगले ही पल उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। असल में उसने टकराते वक्त उन्हें एकोनाइटिन जहर दे दिया था, जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस चश्मिश की आंखों में धूल झोंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ईथन डेस्क के नीचे बोर्डिंग पास पर कुछ लिखकर ऑफिसर को दिया। वे पहले ही भांप चुके थे। अगर एक गलती और हुई तो मिशन गया भाड़ में। हम पहले तुम्हारी पत्नी को मारेंगे। यहीं पर ईथन ने उस ब्लैक हेड कैप वाले बंदे को पहचान लिया जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों सिटिंग एरिया में मिले। वैसे उनकी फ्लाइट 5:40 की है। तब तक वो धीरज रखकर उनका काम कर दे तो ठीक, वरना बैग पकड़ा गया तो नोरा मारी जाएगी।
दोबारा पुलिस को बुलाया तो भी नोरा मारी जाएगी। इधर ईथन के डिपार्टमेंट के ऑफिसर की मौत का सुन नोरा अलग ही परेशान थी। ऊपर से ईथन उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। यही नहीं, ईथन काम पर वापस लौटा तो सरकोव्स्की उसे वहां से हटा चुके थे। भाई साहब, अगर किसी तरह ईथन वापस अपनी पोजीशन पर नहीं गया तो भी नोरा मारी जाएगी। मतलब उसके लिए किसी तरह कोई चलाव नहीं था। आखिरकार उसने एक तरकीब निकाला। पहले अल्कोहल चुराया, फिर उसे कॉफी में मिलाकर बहाने से जेसन के कॉफी से बदल दिया। रही सही कसर ब्लैकहेड ने पूरी कर दी। मतलब उसने सरकोव्स्की से कंप्लेन कर दिया कि उनका बंदा कॉफी कप में अल्कोहल डालकर पी रहा है। इसके चलते जेसन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। जाते जाते वो ईथन को कोसता गया। सच में उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ईथन प्रमोशन के लिए इतना गिर सकता है। ईथन को वापस उसकी जगह मिल गई। तब तक उनका बंदा बैग लेकर एयरपोर्ट पर आ चुका था। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बैग था जिसके हैंडल में पहचान के लिए रेड कलर का रिबेन लगा था। ब्लैक हैट ईथन को अपने बंदे का हुलिया और सूटकेस की पहचान बताया। साथ में हिदायत भी दिया कि कोई भी गड़बड़ हुई तो नोरा जान से हाथ धो बैठेगी। दूसरी ओर एजेंट उस फर्म वाले बंदे की खराब रिकॉर्डिंग अनगिनत बार सुनने के बाद एक नाम समझ पाई। फिर उसने उस नाम को जैसे ही विकिपीडिया पर सर्च किया, उसके दिमाग के तार हिल गए। नोविचोक किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक प्रकार का रासायनिक नर्व एजेंट है जिसे रूस ने 1970 और 1980 के दशक में विकसित किया था। यह एक अत्यधिक घातक और विषाक्त पदार्थ है जो इंसान के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। नोविचोक के प्रभाव से मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन संकट और अंततः मृत्यु हो जाती है। इसकी बनावट देख ईथन भी हैरान था। बम वगैरह के पहचानने की ट्रेनिंग तो उनको मिली होती है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर किस प्रकार की डिवाइस है। अगर ये बम नहीं है तो फिर यह क्या? खैर, मजबूर होकर वो उस बंदे को जाने दिया। नोविचोक के बारे में जानने के बाद एजेंट एलेना ने इसकी सूचना तुरंत होमलैंड को दी। बात करें होमलैंड सिक्योरिटी की तो यह अमेरिकी सरकार का एक मंत्रालय है जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, जिसमें आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाव शामिल है। जिसका मतलब खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा एलेना को हो चुका था। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के एक एजेंट ने इस मसले पर होमलैंड को कॉल किया है। ये बात चश्मिश को पता चल चुकी। ब्लैक हैट के पास इसका भी इलाज था। वैसे अपना ईथन कहाँ है? इधर ईथन को दस्त लगने, आखिर ये 250 यात्रियों के जान का सवाल था। ब्लैक हैट उससे मिलकर बताया कि जिन्होंने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इस बहरी दुनिया के समक्ष कुछ रखना चाहते हैं जिसे सबको सुनना ही पड़ेगा। वैसे उस बैग में किस तरह का विस्फोटक है? उस कैरी ऑन बैगेज में नोविचोक नामक एक रासायनिक हथियार है जो इंसान के श्वास लेते ही अंदरूनी अंगों को नुकसान, तुरंत ब्लीडिंग, फिर मौत। साथ में धमकी देते गया कि प्लेन तक पहुंचने में कोई रुकावट आई तो प्लेन से ज्यादा इस एयरपोर्ट पर लोग हैं, 250 के बदले हजारों जाने जाएंगी, इसलिए उसे समझदारी से काम लेना है। दूसरी ओर हम एक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एजेंट जॉन एल्कॉट से रूबरू होते हैं। वो एजेंट एलेना कोल के फोन करने के बाद आए थे। हालांकि उनके डिपार्टमेंट को नोविचोक की कोई टिप, कोई जानकारी नहीं थी। वही वो एलेना के बात पर भी हैरान थे। एक जली हुई रिकॉर्डिंग और किसी गली के माफिया का नोविचोक बोलना, ये कोई सबूत नहीं है। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उन्हें कोई ठोस सबूत चाहिए। आज क्रिसमस ईव पर वो बेवजह किसी को परेशान नहीं कर सकते। एलेना के बॉस भी उसे 2 बात सुना गए कि ज्यादा होशियार मत बनो, घर जाओ और क्रिसमस अपने फैमिली के साथ मनाओ। तभी कायल एक खबर लेकर आया। 911 पर सुबह 10:04 पर एलेक्स स्कैनर से एक टीएसए के जवान का कॉल आया था। उसका नाम था ईथन कोपेक। हालांकि उसने कुछ बताए बिना ही फोन काट दिया था। इसके ठीक 2 घंटे बाद एलएक्स पुलिस ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ईथन कोपेक का फोन भी नहीं लग रहा। एक ही समय पर इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? उन्हें एक्शन लेना ही होगा। ईथन कोपेक टर्मिनल 7 में है तो वे यात्रियों की तलाशी वहीं से शुरू करेंगे। तुम ये सूचना लॉस एंजलिस पुलिस को दे दो। कायल ने ये सूचना तुरंत लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को दी। अगले पल एलएपीडी की पुलिस टर्मिनल 7 पर धावा बोल दिए। ब्लैक हैट समझ ही नहीं सका कि आखिर पुलिस यहाँ कैसे आ धमकी। उन्होंने तुरंत सभी स्कैनर लाइन बंद करवा दिए। लॉस एंजलिस पुलिस इनके लिए अलग से स्कैनर लाए थे जिनमें 50 ऐसे लोगों की लिस्ट थे जिन्हें इनको ढूंढकर बराबर चेक करना था। ईथन तुरंत अपने बॉस के आईडी से एक स्कैनर को एक्टिवेट करके एक नाम को एडिट कर दिया। पता है वो नाम किसका था? उसी रेड हैट वाले बंदे का जिसके पास वो सूटकेस है। उसका नाम था मैटियो। इतना कारनामा करके वो मासूम बनकर ड्यूटी पर लग गया। तब तक पता चला कि माटेयो को सरकोव्स्की पकड़कर चेक करने ले जा रहे थे। ब्लैक हैट बौखला उठा
कि आखिर वो उसके बंदे को पकड़कर कैसे ले जा रहे हैं। जरूर ये काम ईथन का होगा, पर उसने अपने हाथ खड़े कर लिए कि ऊपर से ऑर्डर आया है, वे ऐसे ही किसी को भी चेक करने ले जा रहे हैं। जब मटेयो पूरी तरह से उनके गिरफ्त में आ गया, उसके बाद ईथन अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। डील खत्म, इतना कहकर वो तुरंत नोरा की तरफ दौड़ लगा दिया। बढ़िया एथलीट रह चुका था, इसलिए उसकी दौड़ भी अच्छी थी। इधर चश्मिश को अगला ऑर्डर मिल चुका था। वो अपनी वैन लेकर उस जगह पहुंचा जहां से वो निशाना साध सकता था। तुरंत अपनी स्नाइपर को रेडी किया, फिर वैन के अंदर से ही नोरा के सर पर निशाना साध लिया। ईथन जब तक उसे सब कुछ समझाता, उसकी नजर लेजर लाइट पड़ गई। एक वैन के अंदर से उसको टारगेट किया जा रहा था। अगले पल उसने ईयरबड वापस पहन लिया। ब्लैक हैट ने फौरन उसे वार्न किया कि बिना कुछ बताए 3 सेकंड के अंदर वहां से हटो, वरना नोरा का भेजा जमीन पर होगा। उसने वैसा ही किया। नोरा उसके अजीब बर्ताव से टेंशन में आ चुकी थी। इधर ब्लैक हैट एक बार फिर ईथन को उसी वॉशरूम में मिलने बुलाया और उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। बचाव में ईथन ने भी हाथ पांव चलाए, लेकिन वो ब्लैक हैट जितना तेज नहीं था। आखिरकार उसकी गर्दन ब्लैक हैट के पकड़ में आ गई। वो उसका गला दबाकर मारने ही वाला था, तभी ईथन के हाथ उसकी गन लग गई। उसके दम पर उसने ब्लैक हैट को काबू में कर लिया और हवा में फायर कर हड़काना शुरू किया कि अभी के अभी उस स्नाइपर को वहां से हटाओ, वरना इस बार तुम्हारा फेजा जमीन पर होगा। ब्लैक हैट स्नाइपर को फोन करने के बहाने बम को एक्टिवेट कर दिया। 10 मिनट के अंदर यहाँ मातम पसरने वाला है। वो जहर एसी एयर डक्ट के जरिए पूरे एयरपोर्ट पर फैल जाएगा और यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा, यहाँ तक कि ब्लैक हैट भी। तुरंत बंद कर इसे। वे उसे मोबाइल से चालू तो कर सकते हैं, लेकिन बंद मैन्युअली ही होगा। 10 मिनट में एक्सप्लोसिव डिस्पोजल यूनिट भी यहाँ नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब ईथन को उसकी बात माननी होगी, वरना टर्मिनल 7 के 10,000 यात्री तो गए समझो। आखिरकार ईथन लाइन पर आ गया। उधर सार्कोव्स्की उस कैरी बैग को खोलने के लिए मोटेयो से कोड पूछे तो वो गलत कोड बताकर टाइम पास कर रहा था। तभी ईथन भागता हुआ उस कमरे तक पहुंचा। अंदर माटेयो के साथ उसके बॉस थे, जिन्हें ब्लैक हैट गोली मारने का ऑर्डर दिया। ये काम उसके लिए आसान नहीं था। वो सार्कोव्स्की पर गन तानकर असमंजस में पड़ गया। उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी माटेयो सही मौका देख पेन से सार्कोव्स्की को मार डाला। असल में मैटेयो भी ईथन की तरह फंसा हुआ था। वे लोग उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर उससे ये काम करवा रहे थे। इन सब में टाइम निकलता जा रहा था। ईथन फौरन कोड पूछकर उस कैरी बैग को ओपन किया। 2 बटन लगे हैं, पहले उनको अनलॉक करके बम को बाहर निकालो। ईथन ने वैसा ही किया। टाइमर के दोनों साइड सुराख बने हैं, उनकी मदद से गोल प्लेट को क्लॉकवाइज घुमाकर उसे ऊपर खींच लो। बहुत बढ़िया। उस पर एक रेड कलर का बटन होगा, जिसे प्रेस करते ही बम मैनुअल मोड पर हो जाएगा। अब पिंजरे के बने हैंडल को आराम से ऊपर खींच लो। इतने में एक ऑफिसर दरवाजे पर आ धमका। यहाँ पर 2 क्लस्टर्स हो गए। रेड वाले के ठीक नीचे ही एक ब्लैक कलर का बटन होगा, जो इस डिवाइस को रिसेट कर देगा। अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। ऊपर से बटन इतने लुल जगह पर था जहाँ पर उंगलियां तक नहीं जा सकती थी। किसी तरह समय रहते ईथन ने उसे प्रेस कर दिया। फिर लाश वगैरह छिपाकर दरवाजा ओपन किए। बताए कि इनका बैग वो चेक कर रहा था। हालांकि वो ऑफिसर इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे इस बात का अंदाजा था कि ईथन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। यही सब बहस करके वो वापस चला गया। दूसरी ओर एजेंट एलेना के पास कायल का फोन आया। खबर थी कि इस मसले पर अब होमलैंड भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने एक एजेंट को अभी अभी उनके स्टेशन रवाना किया है। क्या नाम है उस एजेंट का? उनका नाम है एजेंट अल्कॉट। अच्छा, वो एजेंट मेरे साथ कार में ही है। इतना बताकर उसने फोन कट कर दिया। कायल उसकी बात समझ ही नहीं सका। अगले ही पल एलेना ने उस नकली एजेंट अल्कॉट पर गन पॉइंट कर लिया। वो समझ चुकी थी कि एजेंट अल्कॉट अभी अभी उनके स्टेशन के लिए निकले हैं, मतलब उसके साथ जो है वो फर्जी है। तुम लोग नोविचॉक से किसको निशाना बनाने वाले हो भाई साहब? फिर जो उनके बीच चलती कार में हाथापाई शुरू हुई, वो देखने लायक था। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। इसी हाथापाई के बीच कार टक्कर खाकर पलट गई, जिसके चलते एलेना बेहोश हो गई। हालांकि अल्कॉट अभी भी होश में था। उसने एलेना का गला घोटना शुरू किया। तड़फड़ाकर वो उठी और उसके भेजे में गोली उतार दी। इसके बाद किसी तरह कार से बाहर निकल कायल को सूचित की। बताई कि उसके साथ अल्कॉट का कोई बहरूपिया था। वे लोग लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। उसे तुरंत बैकअप चाहिए। इधर ईथन और मैटियो कैरी बैग लेकर प्लेन तक पहुंचाने निकल चुके थे। तभी ब्लैक हैट ने मैटियो को उसके बॉयफ्रेंड से बात करवाया। असल में वे चाहते थे कि मैटियो ईथन को गोली मार दे। कैरी बैग एयरप्लेन में पहुंचते ही वे उन्हें छोड़ देंगे। उनके कहने पर मैटियो ने ईथन को मारने के लिए जैसे ही गन निकाला, ईथन ने उसे देख लिया। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ते भिड़ते वे बैगेज कन्वेयर बेल्ट पर जा गिरे। वो बम वाला बैग भी उसी पर था। किसी तरह ईथन ने उसके हाथों से गन छुड़ाया और फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। लगातार ईथन पर गोलियां चलाता गया। तभी गन उसके हाथों में फट गई।
जिसके चलते उसका गर्दन भी लहूलुहान हो चुका था। ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। ईथन उसका फोन लेकर तुरंत नोरा को कॉल किया, लेकिन वो बिजी थी, इसलिए उसने एडी को मैसेज किया। मैसेज में लिखा कि वो ईथन है। शॉर्ट टर्म पार्किंग में एक सफेद वैन के अंदर स्नाइपर है। वैन पर रेडी टीडी लिखा है। नोरा को पुलिस के पास ले जाओ। आतंकवादी, नॉर्थ विंड 1850। इधर ब्लैक हैट एक ऑफिसर को मारकर नीचे पहुंच चुका था। बैग में ट्रैकर लगा था, जिसे ट्रैक कर वो ईथन तक पहुंच गया। फिर बैग उसके हवाले करने को कहा। जब ईथन ने नाफरमानी की तो पहले उसने नोरा को मारने का ऑर्डर दिया। ईथन पर भी गोली चलाया, पर वो बचकर वहीं पर छिप गया। यहाँ उसे काफी सारे लगेज मिले। कुछ घपला कर वो बैग और ईयरबड वहीं छोड़कर कोने में दुबक गया। अब तक एजेंट एलेना भी एयरपोर्ट पर दस्तक दे चुकी थी। ईथन कोपेक कहाँ है? एक शख्स ने उसे नीचे ट्राली ले जाते हुए देखा था। हालांकि ट्राली ले जाना उसका काम नहीं है, वो सुबह से ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। एलेना ने फौरन इस चेक पॉइंट को बंद करवा दिया। उसके कहने पर एक ऑफिसर एलेना को नीचे ले गए। इधर नोरा ईथन का मैसेज पढ़ चुकी थी। ये रेडी टीडी का मतलब क्या है? उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी नोरा को वो गाड़ी दिखी जिस पर रेडी टीडी लिखा था। एक शख्स उस वैन से निकला और इनकी तरफ तेजी से बढ़ा। खतरे को भांप वे दोनों भाग निकले। तुम फौरन पुलिस के पास जाओ, मैं इस चमन खजूरे को देखता हूँ। देखना तो छोड़ो, चश्मिश ने एक सेकंड में उसकी पसली की हड्डी तोड़ दी। एडी वही गिरकर तड़फड़ाने लगा। इधर एलेना को नीचे गोली चलने के सबूत मिल चुके थे। जितना जल्दी हो सके टर्मिनल 7 से कोई भी बाहर न जाने पाए। हालांकि आज क्रिसमस था, इसलिए वे 300 फ्लाइट रद्द तो बिल्कुल नहीं करने वाले थे। सिर्फ टर्मिनल 7 को बंद किया गया। तब तक ब्लैक हैट कैरी बैग लेकर टर्मिनल 8 में दाखिल हो चुका था। वही नोरा उस चश्मिश से पीछा छुड़ाते छुड़ाते पार्किंग में बुरी तरह से फंस चुकी थी। ईथन उसे बचाने आ ही रहा था, तभी एलेना ने उस पर बंदूक तान दिया। वो गिड़गिड़ाया कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है, लेकिन मैडम ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार वो उन्हें धक्का देकर भाग निकला। बताते गया कि नॉर्थ विंड फ्लाइट 1850 खतरे में है। गोरा चिट्टा अमेरिकन, उम्र 50, काली हैट, रेड रिबन वाला काला सूटकेस, उसके साथ और लोग भी है। कैमरे हैक हो चुके हैं। वे सभी प्रोफेशनल्स हैं। किसी ने नोरा को बाहर वाले पार्किंग एरिया में जाते हुए देखा था। नोरा को जैसे ही एक कांच का बोतल मिला, वो चश्मिश के सर पर बजाकर भाग निकली। तभी ईथन आधम का। इससे पहले कि चश्मिश नोरा को गोली मारता, माटेओ के साथी ने उसे गोली मार दिया। उसी के जरिए पता चला कि माटेओ को 2 टिकट्स दिए गए थे। मतलब फ्लाइट 1850 का टिकट इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। असल में वो बम किस प्लेन में रखने वाले हैं, किस वीआईपी को टारगेट करने वाले हैं, इनके पास कुछ जानकारी नहीं थी। जिस टाइप का हुलिया ईथन ने एजेंट एलेना को बताया था, उसी आधार पर टर्मिनल 7 में उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। हालांकि वो तो फ्लाइट में सवार हो चुका था। फ्लाइट में जाने के बाद ब्लैक हैट को ईथन की चालाकी का पता चला। असल में उसने किसी दूसरे लगेज का टैग उस सूटकेस पर चिपका दिया था, जिसका मतलब अगर टैग एयरपोर्ट पर आगे जाकर स्कैन हुआ तो उसका पता चल जाएगा। इसी टैग के चलते उन्हें सूटकेस की लोकेशन मिल गई। वो वॉशिंगटन डीसी जाने वाली फ्लाइट 610 में था। ईथन एक बार उस बम को डिफ्यूज कर चुका था, दोबारा भी कर सकता है। तभी एलेना को पता चला कि कांग्रेस लीडर ग्रेस टर्नर फ्लाइट 610 से वॉशिंगटन डीसी जा रही है। उनके पास इस बार कुछ खास वोट नहीं है। शायद उन्हीं के पार्टी वाले उन्हें मरवाना चाहते हैं, ताकि 250 लोग और उनके लीडर की मौत होते ही उनकी पार्टी पर फंडिंग बरसने लगेगी। आम जनता को लगेगा कि ये हमला रशियंस ने करवाया है। इन्हीं सब बातों में फ्लाइट 610 टेक ऑफ हो चुका था, पर उससे पहले उसके अंदर ईथन सवार हो चुका था। नीचे के रास्ते से उस बम तक पहुंचा और उसके अंदर जो खतरनाक नोविचोक का सिलेंडर था, उसे बाहर निकाल लिया। बम मैनुअल मोड में आते ही ब्लैक हैट को नोटिफिकेशन मिला। वो तुरंत गन लेकर नीचे गया तो देखा कि ईथन बैग के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। अगले पल उसने उसको गोली मार डाला। उसके करीब आता तब तक ईथन सूटकेस को फ्रीजर में रख चुका था। मतलब वो इतना बड़ा लल्लू लाल हो सकता है, ब्लैक हैट को यकीन नहीं हो रहा था। फ्रीजर में रखने से बम खराब थोड़ी ना होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उसने सिलेंडर निकाल लिया था। अगले पल उसको फ्रीजर के अंदर धक्का देकर उसके अंदर सिलेंडर फोड़ तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, जिसके चलते ब्लैक हैट की दर्दनाक मौत हो गई। फ्लाइट 610 को सुरक्षित वापस लैंड करा लिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैरी ऑन मूवी की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।